नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विद्यार्थियों को युवा निधि योजना का लाभ उठाना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक के गोल गुंबद संग्रहालय को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जो अफवाह निकला। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, अधिक उप मुख्यमंत्री पदों की मांग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी, राहुल के नेतृत्व में 14 जनवरी से शुरू होगा सफर। अमीर हो गए दिल्ली वाले, प्रति व्यक्ति आय 14% बढ़कर अब हुई कई लाख। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई युवा निधि योजना का लाभ जिले के छात्रों को मिलना चाहिए। उन्होंने जिले के डिग्री एवं डिप्लोमा कॉलेजों के प्राचार्यों एवं अन्य अधिकारियों से वीडियो वार्ता की। 2023 में स्नातक और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए युवा निधि योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को अपने छात्रों को सेवा सिंधु पोर्टल में अपना नाम पंजीकृत करने के लिए सूचित करना चाहिए। जो छात्र स्नातक डिप्लोमा के बाद कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी या निजी नौकरी में नहीं है, स्वरोजगार है, पीजी, एमए, एमएससी, बीएड सहित उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक के निवासी जिन्होंने कम से कम 6 वर्षों तक डिग्री या डिप्लोमा का अध्ययन किया है, युवा निधि के लिए पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एसएसएलसी, पीयूसी, डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र है। आवेदन कर्नाटक वन, बैंगलोर वन, ग्राम वन और बापूजी सेवा केंद्रों पर भी मुफ्त में किया जा सकता है और सेवा सिंधु पोर्टल पर मासिक बेरोजगारी सत्यापन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर ऐसे अभ्यर्थियों को दंडित किया जाएगा। ग्रेजुएट के लिए 3000 रूपये और डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए 1500 रूपये हर महीने की पेशकश की जा रही है। जिले के छात्रों को इसका लाभ उठाना चाहिए और पहले से ही युवा निधि योजना की पंजीकरण प्रक्रिया लागू है। बीदर जिले के अधिकांश पात्र छात्रों को अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और जिले के विभिन्न कॉलेजों के व्याख्याताओं और प्राचार्यों को चाहिए कि यह जानकारी अपने छात्रों तक पहुंचाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को और मेरे जैसे सभी सांसदों को जाता है, जो मोदी जी के हर आदेश का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मतकट्टी गांव में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कहा, जब यह देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश नेहरू प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो देश का विकास नहीं हुआ। देश में केवल कुछ परिवारों का ही विकास हुआ, जिनमें भालकी विधायक का परिवार एक था। उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया। 60 साल तक जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब सैनिकों को बंदूकें दी जाती थी, लेकिन अगर वो गोली चलाने का आदेश नहीं दे रहे थे तो हमारे जवानों पर पाकिस्तानियों आतंकवादियों द्वारा गोलाबारी की जा रही थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे, भारत विकसित हो। कांग्रेस पार्टी घटिया राजनीति करती है, जातियों के बीच, परिवारों के बीच, गरीबों को पैसे बांटकर चुनाव जीतते हैं। भालकी में हमारे विधायकों, प्रभारी मंत्रियों, लिंगायतों और मराठों के बीच लड़ाई है। वे पैसे बांटकर चुनाव जीत रहे हैं। चाहे जो भी हो, शहर को कम वोट मिलते हैं। अगर विकास नहीं हुआ तो वे ग्राम पंचायत सदस्यों के बिल भी रोकने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालेंगे। ऐसे विधायक पाने वाले हमारे भालकी जनते हेंगे ने सवाल किया कि क्या उनके गांवों का विकास हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद बनने के बाद मैंने बीदर संसदीय क्षेत्र में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग, पासपोर्ट केंद्र, हवाई अड्डा, रेलवे, सीपेट कॉलेज, मिलिट्री स्कूल आदि का काम पूरा करवाया है। इसके अलावा मैंने फसल बीमा योजना के तहत 600 करोड़ का मुआवजा दिया है। लेकिन भालकी विधायक मेरे विकास से जलते हैं और मुझ पर नालायक होने का आरोप लगाते हैं। ऐतिहासिक गोल गुंबद संग्रहालय के कर्मचारी उस समय दहशत में आ गए जब उन्हें एक अज्ञात खाते से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि संग्रहालय के अंदर बम रखा गया है। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को सतर्क कर दिया और गोल गुंबद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस कथित तौर पर खोजे कुत्तों और एक बम खोजी दस्ते के संग्रहालय के अंदर ले गई। हालांकि बाद में पता चला कि यह किसी शरारती तत्व द्वारा भेजा गया फर्जी मेल था। बाद में पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश सोनावणे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों को एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि ईमेल को अफवाह पाया गया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गैर संज्ञान अपराध का मामला दर्ज किया गया है। जांच शुरू करने के लिए अदालत की अनुमति लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसपी ने यह भी कहा कि ऐसा मेल देश के विभिन्न ऐतिहासिक संग्रहालयों को भेजा गया है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट।
कर्नाटका के 6 वरिष्ठ मंत्रियों के एक समूह ने लोकसभा चुनाव से पहले और अधिक उप मुख्यमंत्री की मांग के लिए कांग्रेस आलाकमान से मिलने का फैसला किया है। मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, डॉक्टर एच महादेवप्पा, के.एच. मुनियप्पा, दिनेश गुंडूराव और के.एन. राजन्ना ने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकीहोली के आवास पर 1 घंटे से अधिक समय तक रात्रि भोज पर मुलाकात की और अधिक डिप्टी सीएम की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। परमेश्वर और सतीश दोनों डीवाई सीएम पद की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा, हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और उचित समय पर उनका खुलासा करेंगे। हमने आलाकमान से संपर्क करने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्री राजन्ना ने शुक्रवार को विधानसौधा में कहा, हम एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के अमेरिका से भारत लौटने पर उनसे मुलाकात करेंगे। राजन्ना ने कहा कि उन्हें विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक डिप्टी सीएम की आवश्यकता पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, क्योंकि इससे आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, लेकिन हम शीर्ष अधिकारियों के फैसले का पालन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने राज्य सरकार से एनआईसी से बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बीएमआईसी को संभालने और 13,404 एकड़ जमीन वापस लेने का आग्रह किया। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व पीएम ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर इस परियोजना को अपने हाथ में लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे नहीं पता कि सिद्धरामैया की कठिनाई क्या है। वह गरीबों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब परियोजना के लिए गरीब किसानों की जमीन ली गई तो वह कार्यवाही करने में विफल रहे। गौड़ा ने कहा कि यदि सिद्धरामैया उस संबंध में कार्यवाही करने में विफल रहते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर पर एक काला धब्बा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में सीएम को पत्र लिखकर इस परियोजना को संभालने की आवश्यकता बताई थी। पूर्व पीएम ने कहा कि पूर्व कानून मंत्री टीबी जयेंद्र की अध्यक्षता वाली एक हाउस कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें सरकार से 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन वापस लेने को कहा गया था। गौड़ा ने कहा कि जेडीएस गरीब किसानों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। पूर्व पीएम ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर निशाना साधा। गौड़ा ने कहा, राज्य के लोग जानते हैं कि अन्य राज्यों में हाल के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य से कितना पैसा गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हुबली में कार सेवक श्रीकांत पुजारी के खिलाफ पुराने मामलों को फिर से खोलकर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस फिर से यात्रा मोड में आ गई है। पिछले बार यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर चली थी। इस बार यात्रा का पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। इस बार भी यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलेगी। वहीं शनिवार 6 जनवरी को कांग्रेस ने इस यात्रा का लोगो भी लॉन्च कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा से जुड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं, कांग्रेस के मित्र दलों और सिविल सोसाइटी को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। दिल्ली वाले अब अमीर हो गए हैं, ये बात हम नहीं बल्कि खुद दिल्ली सरकार कह रही है। सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय चालू वित्त वर्ष में लगभग 14% बढ़कर 4,44,768 रुपए प्रति वर्ष हो गई है। खास बात है कि ये राष्ट्रीय औसत से 158% अधिक है।
केजरीवाल सरकार ने सांख्यिकी हैंडबुक 2023 जारी करते हुए यह जानकारी दी है। दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के सामाजिक आर्थिक मापदंडों के आंकड़ों वाली यह किताब जारी की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4,44,768 रूपये हो गई है, जबकि एक साल पहले 3,89,529 रूपये थी। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 14% वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह 158% अधिक है। योजना विभाग के मंत्री आतिशी ने किताब के विमोचन पर कहा कि विभिन्न बाधाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 2023 में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार किया और बीते साल प्रतिदिन औसतन 41 लाख यात्रियों ने बसों से यात्रा की। आतिशी ने कहा कि दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की अगुवाई कर रही है। शहर की सड़कों पर फिलहाल 7,200 बसें चल रही हैं, जिनमें से 1,300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दिल्ली सरकार ने नए सांख्यिकीय आंकड़ों के हवाले से कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली में बिजली उपभोक्ता की संख्या लगभग 2.8 लाख बढ़ गई है और 1 लाख से अधिक पानी के कनेक्शन जोड़े गए। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत 2022-23 में जीरो बैलेंस के 3.41 करोड़ से अधिक बिजली बिल बने। मुफ्त बिजली योजना में 200 यूनिट तक मासिक बिजली उपयोग मुफ्त है। सरकारी बयान के अनुसार देश में न्यूनतम मजदूरी का सर्वाधिक स्तर दिल्ली में है। यहाँ अकुशल श्रमिकों के लिए 17,494 रूपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 19,289 रूपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,215 रूपये की न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सरकार इसमें हर 6 महीने पर संशोधन करती है। महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एनसीपी के अजित पवार गुट के एक पदाधिकारी को बीजेपी विधायक ने एक हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में थप्पड़ मारा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अजित पवार गुट के एक पदाधिकारी ने विधायक पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पदाधिकारी ने यह आरोप भी लगाया कि विधायक ने एक पुलिसकर्मी पर भी हमला किया। एनसीपी के अजित पवार गुट के एक पदाधिकारी जितेंद्र सातवा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील कांबळे ने पुणे के ससून अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा। हालांकि कांबळे ने इन आरोपों का खंडन किया है। हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल के कार्यक्रम में कांबळे पर थप्पड़बाजी करने का आरोप है, उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे। सातव ने यह भी दावा किया है कि कांबळे ने एक पुलिसकर्मी पर भी हमला किया। गौरतलब है कि अजित पवार एनसीपी के नेता हैं। एनसीपी में इस समय 2 गुट हैं, जिसमें एक गुट शरद पवार का है और दूसरा गुट अजित पवार का है। जिस शख्स को थप्पड़ मारे गए हैं वह अजित पवार गुट का पदाधिकारी है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। यहां खिंचाई गई पीएम मोदी की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? वो लक्षद्वीप जा सकते हैं। आप मणिपुर जाकर देखो क्या हाल है उनका। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और देश के 15 राज्यों के 100 लोकसभा सीटों और 300 से अधिक विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यह पैदल यात्रा 6,700 किलोमीटर की होगी। देश के बुनियादी मुद्दों पर यह यात्रा निकाली जा रही है। मणिपुर पर पीएम मोदी का घेराव करते हुए खड़गे ने कहा, मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और अभी भी हो रही है। मोदी जी समुद्र में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हर जगह नए नए कपड़े पहनकर वो नजर आते हैं। भगवान के दर्शन की तरह उनका दर्शन होता है। लेकिन मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? वो लक्षद्वीप जा सकते हैं।
आप मणिपुर जाकर देखो कि उसकी हालत क्या है। देश में आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने की दिशा में एनआईए ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर आतंकी सिंडिकेट के 4 सदस्यों की संपत्ति को जब्त कर लिया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एनआईए टीमों ने छापे मारकर इन संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 3 अचल और 1 चल संपत्ति है। एनआईए ने पाया कि सभी संपत्तियां आतंकवाद की कमाई हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी साजिश रचने और गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक संपत्ति गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ की है। फ्लैट 77/4 आश्रय ए सुलभ आवास योजना सेक्टर 1 गोमती नगर एक्सटेंशन की यह संपत्ति यूपी में आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह से संबंधित है। वहीं 2 संपत्तियां पंजाब के गांव बिशनपुरा फाजिलका में कुर्क की गई है। यह संपत्ति दिलीप कुमार उर्फ भोला एट दिलीप बिश्नोई के नाम पर है। इसके अलावा जोगिंदर सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी यमुनानगर हरियाणा के नाम पर पंजीकृत एक फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई है। जापान में आए प्रलयकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 126 के पार पहुंच गया है। अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की संभावना है। वहीं भूकंप के बाद मूसलाधार बारिश और भयंकर बर्फबारी ने भूकंप पीड़ितों का जीना दुभर कर दिया है। बता दें कि जापान के पश्चिमी तट पर पिछले सप्ताह 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था। भूकंप के बाद झटकों से और मकानों के ढहने व मुख्य मार्गों के अवरुद्ध होने से राहत सामग्री को भेजने में परेशानियों का खतरा भी मंडरा रहा है। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इशिकावा प्रांत के अनुसार एक बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई और शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। यह बच्चा भूकंप के दौरान ही उबलता पानी ऊपर गिरने से झुलस गया था। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर भूकंप के झटके लगातार आते रहे तो पहले से क्षतिग्रस्त मकान और सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। शनिवार रात और रविवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना से यह खतरा और भी बढ़ गया है। शनिवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 126 हो गई। वहीं अनामीजू में ढहे 2 मकानों के नीचे 11 लोगों के फंसे होने की सूचना है। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की घटना की संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुई इस घटना को विपक्षी दल ने उसके द्वारा आम चुनाव के बहिष्कार से पहले तोड़फोड़ का पूर्व नियोजित कृत्य बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे शहर बेनापोल से चलने वाली बेनापोल एक्सप्रेस जब राजधानी की कमलापुर रेलवे स्टेशन पहुंची तब ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के लगभग 292 यात्रियों में से अधिकांश भारत से घर लौट रहे थे। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मीडिया प्रकोष्ठ के उपसहायक निदेशक शाहजहां सिकंदर ने कहा कि उन्होंने ट्रेन के जले हुए डिब्बों से 4 शव बरामद किए हैं। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त सचिव राहुल कबीर रिजवी ने एक बयान में बेनापोल को ढाका की ओर जाने वाली बेनापोल एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों द्वारा आगजनी के कारण यात्रियों की मौत पर चिंता व्यक्त की। द डेली स्टार अखबार ने रिजवी के हवाले से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेनापोल एक्सप्रेस ट्रेन में आग विध्वंस गतिविधि थी जिससे लोगों की जान चली गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विद्यार्थियों को युवा निधि योजना का लाभ उठाना चाहिए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। कर्नाटक के गोल गुंबद संग्रहालय को बम की धमकी वाला ईमेल मिला जो अफवाह निकला। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, अधिक उप मुख्यमंत्री पदों की मांग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी, राहुल के नेतृत्व में 14 जनवरी से शुरू होगा सफर। अमीर हो गए दिल्ली वाले, प्रति व्यक्ति आय 14% बढ़कर अब हुई कई लाख। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।